नमस्ते। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्निंग फिजिक्स चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएं। लर्निंग फिजिक्स की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जिन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स टाइप्स, यानी कितने टाइप के होते हैं वो सब पढ़ना है और क्या होता है ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट द सेंटर एट एन एक्सियल पॉइंट, और फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और कितने डिस्टेंस पर है वो भी यहाँ स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक और टॉपिक आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क एट इट्स सेंटर। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार जब हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, शुरुआत में हमने ऐसा स्टडी किया था कि चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं। इसका मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितने चार्ज प्रेजेंट हैं वो चार्ज हमेशा फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। लेकिन अगर हम लोग जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज को स्टडी करते हैं, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट पर जब चार्ज की बात करें जिस पे बहुत सारे चार्जेस हैं, तब वो चार्ज हम लोग कंटिन्यूअस मान सकते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें सबसे पहला है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है लीनियर ऑब्जेक्ट और उस पर चार्ज प्रेजेंट है तो हम लोग एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं लैम्डा, जो होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, और यही कहलाता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो यूनिफॉर्म है तब हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं टोटल चार्ज बाय लेंथ। ऐसे ही अब दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम एक हॉलो स्फीयर की बात करें और उस स्फीयर पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसके सरफेस पर, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, और उसी को हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। सिग्मा क्या हो जाएगा, dq बाई ds। ये ds स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और dq उस स्मॉल एरिया पे प्रेजेंट चार्ज को। फिर से अगर चार्ज यूनिफॉर्म हुआ तो फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको q बाई टोटल एरिया। ठीक है। अगर हम लोग कई बार ऐसे बात करें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब हम लोग यूज करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां पर क्या है कि अगर चार्ज यूनिफॉर्म नहीं है तब तो ये एक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करना होगा, और अगर चार्ज यूनिफॉर्म है तो फिर डायरेक्ट आप लिख देना चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। अभी नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो ये एक रिंग कंसिडर कर लिया और इस रिंग पर जो चार्ज है वो हर जगह यूनिफॉर्म है। मान लेते हैं कि चार्ज इस पर टोटल Q है और इसका रेडियस R है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पहले इसके सेंटर पे, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिख दें एट द सेंटर। ये जो रिंग है इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको हम लोग लाइन चार्ज कंसिडर करेंगे। अब इसको अगर ऐसा मान लें कि बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से ये मिलकर के बना हुआ है, तो एक एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसिडर किया जिसकी वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब अगर इसके डायमेट्रिकली अपोजिट हम लोग कोई दूसरा आइडेंटिकल एलिमेंट कंसिडर कर ले तो इसकी वजह से भी जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ये 0 होगा। तो ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा रिंग है
इसमें अगर एलिमेंट्स को हम लोग डायमेट्रिकली अपोजिट, पेयर वाइज डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स को कंसिडर करें, इन दैट केस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 0। तो हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। अब एक रिंग के एक्सियल पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ये एक रिंग मान लिया और ये इसका सेंटर है और इधर इस रिंग का एक्सिस है, ये एक्सिस है और इस एक्सिस पर कोई पॉइंट P मान लेते हैं। तो अब ये एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। ये जो रिंग है इसका रेडियस हम लोग R कंसिडर कर लेते हैं, सेंटर ये O है और O से P के बीच का डिस्टेंस इसको X कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया। देखो टोटल चार्ज जो है इस रिंग पे वो Q है। तो इस छोटे से एलिमेंट को हमने कंसिडर किया है, जिसकी वजह से पहले P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं और फिर इसी को इंटीग्रेट करके हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो देखो ये जो एलिमेंट है इस पर का चार्ज dq कंसिडर कर लेते हैं, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। And suppose electric field due to this elemental part at point P is dE, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो यहाँ पर हमने ये एलिमेंट कंसिडर किया है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस से थीटा एंगल पर है। अगर फिर से इसके डायमेट्रिकली अपोजिट हम लोग ऐसे ही आइडेंटिकल एलिमेंट कंसिडर कर लें जिसपे सेम चार्ज है, तो उस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस लाइन से यानी एक्सिस से फिर से थीटा एंगल पर होगा और सेम मैग्नीट्यूड का होगा। तो अब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आप कंसिडर कर रहे हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कंसिडर कर रहे हैं, इन दोनों का जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वो इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे। इसका देखो एक कंपोनेंट इधर है कॉस में, इधर कंपोनेंट साइन में आएगा। ऐसे ही इस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक कंपोनेंट तो अलोंग द एक्सिस होगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा DE sin थीटा और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सिमेट्री से इस पूरे रिंग की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलोंग द एक्सिस होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहे हैं। तो अब हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेना होगा अलोंग द एक्सिस और उसको हम लोग DE cos थीटा लिख सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस X है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री है इसलिए। तो अब DE cos थीटा की वैल्यू देखो ऐसे लिख सकते हैं, KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस ये है। इस टर्म को जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर आ जाएगा, और फिर cos थीटा की वैल्यू हम लोग इसी ट्राइंगल से फाइंड करते हैं। देखो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, यानी cos थीटा को x बाई स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो टर्म आया इसको इंटीग्रेट करके हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म kx डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर 3/2 dq। अब देखो ध्यान देना, यहां पर ये रेडियस रिंग का कांस्टेंट है, ये जो रेडियस है ये कांस्टेंट, ये k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये भी कांस्टेंट है। सेंटर से P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने x माना है और हर एक एलिमेंट के लिए ये डिस्टेंस भी नहीं बदलेगा, यानी यहाँ पर x भी कांस्टेंट है। तो ये सारा टर्म कांस्टेंट है, सिर्फ dq रह गया, और जब आप dq को इंटीग्रेट करोगे तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा, q। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं k और इसको इंटीग्रेट करके q x डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर
3/2 और यही हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास ये रिजल्ट आया किसी भी रिंग के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अगर हमने सेंटर पे फाइंड किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था 0, और अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो भी वो 0 आएगा। यानी सेंटर पे भी 0, इनफाइनाइट पर भी 0, और बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का। इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर 0 के इक्वल करते हैं। देखो ये k और q कांस्टेंट है। पहले हम डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने देते हैं, r² + x² टू द पावर 3/2 और dx/dx क्या हो जाएगा 1। x को डिफरेंशिएट कर दिया। फिर अब x को रहने दो और इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे पावर का कॉन्सेप्ट यूज करके, तो 3/2 यहाँ आएगा और फिर r² + x² टू द पावर 3/2 - 1। और फिर से जब चेन रूल लगा के आप डिफरेंशिएट करोगे तो इस टर्म को डिफरेंशिएट फिर से करना पड़ेगा। r² का डिफरेंशिएशन 0 और x² का 2x हो जाएगा, और फिर डिवाइड में इस टर्म को स्क्वायर करना है। तो जब आप स्क्वायर करोगे ये नीचे वाला जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पावर 3 रह जाएगा। अभी ये 2 भी कैंसिल, ये रिजल्ट आएगा हमारे पास r² + x² टू द पावर 3/2 माइनस, देखो ये 3x × x 3x² होगा और ये 3/2 - 1 ये 1/2 हो जाएगा, r² + x² टू द पावर 1/2। अब ये जो रिजल्ट है इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। देखो इसमें r² + x² टू द पावर हाफ ये भी फिर से कॉमन आ जाएगा। अब यहां पर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो होगा r² + x²। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। और यहां पर जो बचेगा वो है -3x²। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dE/dx की वैल्यू होनी चाहिए 0, तो हम लोग यहां पर 0 पुट कर देते हैं। अब ये पूरा का पूरा टर्म जो भी है इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, r² + x² टू द पावर, ये 3 है और ये हाफ है, तो यह सॉल्व करके 5/2 हो जाएगा ना, 3 - हाफ ऐसे लिख दिया। और यहां पर r² - 2x²। तो अभी देखो ये टर्म 0 है, इसको हमें 0 के इक्वल करना होगा क्योंकि ये तो 0 है नहीं। तो यहां से आपको क्या रिजल्ट आएगा, 2x² = r² और x ± r/√2। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। अब एट x = r/2 हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। KQX, x के बदले क्या लिखेंगे r/√2, फिर यहाँ पर r² + x² का मतलब r²/2 और इस पे पावर 3/2। अब देखो ये KQR /√2 आएगा और यहाँ पर ये 3/2 है, 3/2 r² टू द पावर 3/2। देखो अगर a टू द पावर 3/2 लिखा हो ना, इसको a√a ऐसा लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर भी ये जो टर्म है इस पे पावर 3/2, तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं 3/2 आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 आर, इसका स्क्वायर रूट कर दिया। तो अब एक रूट 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2kq डिवाइडेड बाई 3√3 आर स्क्वायर। तो ये एक रिजल्ट आया, आपको याद रखना है। अगर हम लोग x के बदले -r/√2 पुट कर दे, मैग्नीट्यूड तो तब भी यही आएगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन x इक्वल्स टू r/√2 पर मैक्सिमम वैल्यू होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है। ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप x के बदले -r/2 पुट कर दो, आप -r/√2, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम होगी, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होगा। तो एक डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था हमारे पास kqx ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ पर हम लोग दो स्पेशल केसेस को कंसीडर करते हैं। पहला केस, आप मान लो कि x जो है ये बहुत ही ग्रेटर है एस कंपेयर टू आर। इसमें आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली हम लोग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर ये रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू kq x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, यानी कि एक्स क्यूब। अब kq(x बाई एक्स क्यूब को हम लोग kq बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है। अगर एंटायर रिंग को एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लें तो x डिस्टेंस पर इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता। दूसरा स्पेशल केस हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि x इज वेरी वेरी लेस देन r। अब अगर x की वैल्यू बहुत कम है तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट आएगा ये कुछ ऐसा आएगा kqx अपॉन आर क्यूब। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। ये एक रिंग का पार्ट है और इस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम लोग चार्ज पर यूनिट लेंथ को लैम्डा से डिनोट कर दे रहे हैं। अब ये जो रिंग है, ये जो आर्क है, इसकी वजह से O पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अभी इस आर्क को हम लोग बहुत सारे स्मॉल एलिमेंटल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस में इसको डिवाइड कर देते हैं। और ऐसा ही एक एलिमेंटल पार्ट यहाँ पर है और ये एलिमेंटल पार्ट इस सेंट्रल लाइन से अल्फा एंगल पर है। और ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ये डी अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है इस सेंटर पे। अगर रेडियस r है तो ये वाला लेंथ को हम लोग आर डी थीटा, आर डी अल्फा लिख सकते हैं ना, अल्फा एंगल कंसिडर किया है तो ये आर डी अल्फा हो जाएगा। अब इस एलिमेंटल पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो डी हमने इसको मान लिया और ये भी इतने ही एंगल पर होगा इस सेंट्रल लाइन से। एंटायर एंगल को थीटा नॉट कंसिडर किया है, यानी कि यहां से यहां तक का एंगल थीटा नॉट बाई 2 होगा और ये वाला एंगल भी थीटा नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो अभी एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डी हो गया। अगर इसी के सिमेट्रिकली हम लोग यहां पर एक दूसरा आइडेंटिकल एलिमेंट कंसीडर कर लें फिर से अल्फा एंगल पर, तो उसकी वजह से O पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फिर से इस सेंट्रल लाइन से अल्फा एंगल पर ही होगा।
अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइंड करोगे तो इक्वल और अपोजिट होगा। देखो इसका इधर का कंपोनेंट, इसका इधर का कंपोनेंट, दोनों DE sin अल्फा होगा और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो हम लोग सिमेट्री से कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो नेट फील्ड होगा वो इस सेंट्रल लाइन के अलोंग होगा। तो अभी DE को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो DE इज इक्वल्स टू K DQ बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस यहां पर R स्क्वायर है। अब DQ को क्या लिख सकते हैं? देखो लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है और इसका लेंथ क्या है? RD अल्फा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा K बाई R स्क्वायर इंटू लैम्डा RD अल्फा। एक तो इसका लेंथ हमने लिया RD अल्फा और उसको चार्ज पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर एक R कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आएगा K लैम्डा बाई R इंटू D अल्फा। अब इसका कंपोनेंट लेना होगा ना इधर cos अल्फा, तो ऐसे लिख देते हैं इसको DE cos अल्फा इज इक्वल्स टू K लैम्डा बाई R cos अल्फा D अल्फा। अब ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू हम लोग ऐसा लें कि ये एंटायर पार्ट को कवर कर ले और फिर इंटीग्रेट कर दे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ये अभी इस एलिमेंटल पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था और जिसका कंपोनेंट इस सेंट्रल लाइन के अलोंग फाइंड किया। हमें फाइंड क्या करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसी पर्टिकुलर टर्म को इंटीग्रेट करना है विद इन सुटेबल लिमिट। तो ध्यान दो K लैम्डा बाई R cos अल्फा D अल्फा, इसको अभी इंटीग्रेट करते हैं। और ये जो अल्फा है, या वेरिएबल तो अल्फा है, K कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, R कांस्टेंट, अल्फा ही वेरिएबल है। अल्फा की वैल्यू ऐसा हमें लेना है, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, कि इस आर्क के एंटायर पार्ट को वो कवर कर सके। तो अगर आप इधर से देखो, इस तरफ हम लोग पॉजिटिव एंगल कंसीडर कर रहे हैं, इधर नेगेटिव एंगल, तो इधर प्लस में आया, इधर माइनस में। अगर आप अल्फा की वैल्यू -θ/2 लो तो ये जो आर्क होगा वो बिल्कुल यहाँ होगा, फिर धीरे धीरे अल्फा की वैल्यू 0, फिर अगर अल्फा की वैल्यू +θ/2 ले लें तो यहाँ तक आ जाएगा। यानी ये एलिमेंटल पार्ट इस एंटायर आर्क को कवर कर लेगा। तो हमें ध्यान रखना है, लिमिट हमेशा ऐसा ही सेलेक्ट करते हैं, -θ0/2 से +θ0/2। अब देखो ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin अल्फा। तो हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू K लैम्डा बाई R sin अल्फा, और इसके लिमिट्स को यहाँ पुट कर दे रहे हैं, +θ0/2 और -θ0/2। एक बार प्लस पुट करेंगे तो ये आएगा sin θ0/2, फिर माइनस दे करके sin -θ0/2 अगर आप लिखते हो तो वो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है sin ऑफ -θ इक्वल्स टू -sin θ। तो यहाँ पर ये दोनों ऐड होकर के जो रिजल्ट आएगा वो देखो 2, यहाँ पर दोगुना हो जाएगा ना, इसलिए 2 लिख दिया यहाँ पर, 2K लैम्डा बाई R sin θ0/2, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।